Mahindra KUV 100 Next and Thumbs Up Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parle-G and Crabtree. मालदीव एक छोटा सा देश है जिसमें 200 के लगभग द्वीप हैं। ये श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी माले केवल 2 वर्ग मील में फैली हुई है। मालदीव अपने व्हाइट सैंड बीचेस और साफ सुथरे समंदर की वजह से बहुत से टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन भारत के लिए इस देश का अलग ही महत्व है। मेरे हिसाब से मालदीव्स हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है और हमें किसी भी हालत में मालदीव को अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे थे कि उन दिनों हम पाकिस्तानी F4 पैंथम फाइटर्स के प्रशंसक थे। मैं अपने सहयोगियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि मालदीव भारत से कितना दूर है, क्योंकि एक पैंथम फाइटर वहां से आसानी से बेंगलोर पहुंचकर एक बॉम्ब गिरा सकता है। वो बस इतना ही दूर है। भारत के लगभग सभी मालवाहक जहाज मालदीव से होकर गुजरते हैं और भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं ताकि चीन हिंद महासागर पर अपना कब्जा न बना पाए। मालदीव 1965 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था और राष्ट्रपति गयूम इस देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1978 में राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर के बाद यह पद संभाल लिया था, जो कि बाद में देश छोड़कर चले गए थे। 1980 और 1983 में उनका तख्ता पलटने की 2 नाकाम कोशिशें की गई। 3 नवंबर 1988 को की जाने वाली कोशिश उनका तख्ता पलटने की तीसरी कोशिश थी। 3 नवंबर 1988 से 2 दिन पहले सुबह 8:30 बजे अब्दुल्ला लतीफी के नेतृत्व में 80 लोगों के एक समूह ने 2 फिशिंग ट्रॉलर्स का अपहरण कर लिया। जब वो माले पहुंचे, एक ट्रॉलर ने प्रेसिडेंशियल जेटी में लंगर डाला और दूसरे ट्रॉलर ने कमर्शियल हार्बर में। मालदीव के विदेश सचिव इब्राहिम जाकी कई देशों को फोन कॉल्स कर रहे थे, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत शामिल थे। पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपनी केपेबल ना होने की बात कहते हुए इनकार कर दिया। सिंगापुर ने भी ऐसा ही किया। ब्रिटेन ने कहा कि भारत से मदद मांगो क्योंकि ये इलाका उसकी हद में है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकन आइलैंड डियागो गार्सिया लगभग 1000 किलोमीटर दूर है और सेना को मालदीव में पहुंचने में 1-2 दिन लग सकते हैं। बचाव दल को माले शहर में पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है। तभी भारत का जवाब आया। वक्त बहुत कीमती था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस दिन कोलकाता से वापस आ रहे थे। उन्होंने साउथ ब्लॉक में तत्काल एक बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए पैरा ब्रिगेड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पैराशूट ब्रिगेड को अक्सर पैरा ब्रिगेड कहा जाता है, जिसके जवान सिर्फ हवा से छलांग ही नहीं लगाते बल्कि जबरदस्त काबिलियत और बहादुरी के साथ जमीन पर भी अपने काम को अंजाम देते हैं। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी होगा। मालदीव के लोगों ने मुश्किल के समय में भारत को याद किया था और भारत की शानदार सेना मदद के लिए बिना वक्त गवाए अपने काम में पूरी तरह से जुट गई थी। इस तैयारी में बहुत सा वक्त लगता है, लेकिन सारा काम बहुत तेजी से किया गया। दोनों IL-76 अपने रास्ते पर थे। 398 इंसान पहली बार ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। भारतीय पैराट्रूपर्स और वायुसेना मालदीव में थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर सभी बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन वो हैं कहां? क्या कोई और भी होलहुले एयरफील्ड पर लैंड करने वाला है? ब्रिगेडियर बलसारा और कर्नल जोशी की अगुवाई में 398 पैराट्रूपर्स एयरफील्ड पर उतर गए। ब्रिगेडियर बलसारा और बैनर्जी राष्ट्रपति के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए ATC में गए। हम आपके देश में पहुंच गए हैं। जो मदद आप चाहते हैं वो हम अपने साथ लाए हैं। हमने ATC के द्वारा उन्हें ये संदेश पहुंचाया था। डर और भारतीय सेना के पहुंचने से मिली राहत की भावना के साथ राष्ट्रपति गयूम ने ब्रिगेडियर बलसारा को सब कुछ जल्दी से अपने काबू में करने के लिए कहा। ब्रिगेडियर बलसारा समझ गए कि भले ही हुलहुले एयरफील्ड अब तक सुरक्षित है, लेकिन माले द्वीप नहीं। राष्ट्रपति जी सुरक्षित होने के बारे में पता लगते ही हमने काम शुरू करने का फैसला किया। ब्रिगेडियर बलसारा ने सैनिकों को जल्दी से माले जाने के लिए विभाजित किया। मेजर ढिल्लो के नेतृत्व में 27 पैराट्रूपर्स की एक टीम को माले बीच हेड के लिए रवाना किया गया ताकि वो राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित यहाँ ला सकें। ब्रिगेडियर जोशी की अगुवाई में RJS किश्तियों और सैनिकों के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े और वहाँ पहुँच गए। पूरा इलाका बुरे हाल में था।
कैप्टन आर.डी. पुणेकर के नेतृत्व में 10 सैनिकों की एक अन्य टीम को मरीन ड्राइव जेटी की तरफ भेजा गया। उनका काम उन विद्रोहियों को गुमराह करना था जिन्होंने जेटी पर कब्जा कर रखा था। मैं हलूले पहुंचने वाला पहला शख्स था। हम नौकाओं से बाहर आए, इलाके को सुरक्षित और अपने कब्जे में किया। हमने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और गाइड्स का इंतजार करने लगे। द्वीप पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मस्जिद की रोशनी के अलावा कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक मैंने साइकिल पर एक आदमी को देखा। वो कमीज और लुंगी पहने हुए था। हमने ऐसा दिखाया जैसे हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे साइकिल से उठा लिया। वो बुरी तरह से डर गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमारा गाइड है। उसके बाद में वो हमें उप रक्षा मंत्री के घर ले गया। उप रक्षा मंत्री के घर पहुंचना किसी कामयाबी से कम नहीं था। सुबह हुई लड़ाई में मंत्री जी घायल हो गए थे। ये देखकर मेजर ढिल्लो चिंतित हो गए। आदेश के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति गयूम को आंच नहीं आनी चाहिए। अब भारतीय सैनिकों की मौजूदगी में उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उप रक्षा मंत्री ने एक गाइड को सैनिकों के साथ राष्ट्रपति गयूम के सुरक्षित घर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि गेट पर खड़े एनएसएस सैनिकों को भरोसा नहीं था कि सामने खड़े सैनिक भारतीय सेना से हैं। इस बीच जब कैप्टन आर.डी. पुणेकर अपनी बोट्स के साथ मरीन जेटी के पास पहुंच रहे थे तो विद्रोहियों ने नावों को देखा और गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह के हमले का खास मकसद ही उनके ध्यान को भटकाना था। हमने बहुत कम गोलियां चलाई। हमें तो बस उन्हें उलझा के रखना था, क्योंकि मेन अटैक तो किसी दूसरी जगह से होना था और इस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। ब्रिगेडियर बलसारा अपना सब्र खो रहे थे। ढिल्लो और उनकी टीम गार्ड्स को यह बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें राष्ट्रपति गयूम से मिलने दिया जाए। ब्रिगेडियर बलसारा ने मेजर ढिल्लो से कहा कि अगर कुछ भी काम नहीं करता तो गोली चलाकर रास्ता बना लो। सौभाग्य से उन्होंने कुछ सिख सैनिकों को देखा। तब उन्हें यकीन हुआ कि ये विद्रोही नहीं हो सकते। मैंने फिर अंदर से गेट खोला और सब ठीक हो गया। और फिर मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, भारतीय सेना की तरफ से अभिनंदन स्वीकार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे पास काफी सैनिक हैं, सब कुछ नियंत्रण में। वो ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो एक बड़े ही मुश्किल समय से गुजरे थे। मैंने उनकी पत्नी को सल्यूट किया। वो मेरे कंधों पर सिर रख कर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि चिंता न करें, सब कुछ नियंत्रण में है, हम सब संभाल लेंगे।